ये तो बहुत कमजोर हैं। कुछ भी खाते हैं इनके तन को लगता ही नहीं। इन्हें एनर्जिक 31 दीजिए। एनर्जिक 31? जी हाँ, तंदुरुस्ती और ताजगी के लिए एनर्जिक 31 कैप्सूल। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बहुत स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे। और आइए अब मिलवाने जा रहा हूं आपको एक बिगड़ैल एमएलए और बिगड़ैल एमएलए के बेटे से। अरविंद केजरीवाल के एमएलए जो विवादों में भी रहे हैं, जो जेल भी गए हैं, जो अपने बयानों की वजह से और हरकतों की वजह से भी विवादों में रहते हैं। बेटे का चालान और अमानतुल्लाह की धमकी। सबसे पहले देखिए विधायक, ये है विधायक अमानतुल्लाह, केजरीवाल के लाडले भी हैं और उनके करीबी भी विधायक हैं। अमानतुल्लाह जेल भी जा चुके हैं, आपको याद होगा वक्फ मामले में भी अमानतुल्लाह के ऊपर आरोप लगे थे सचिव को मारने के लिए भी, यह भी आपको याद होगा। लेकिन अमानतुल्लाह के बेटे की धौंस देखिए जरा पुलिस के सामने। यह अमानतुल्लाह आप देख रहे हैं और यह उनके सुपुत्र है अनस। इनके पास बुलेट थी, गाड़ी लेकर जा रहे थे, पुलिस वाले ने रोका। उसके बाद देखिए बता रहे हैं पिता एमएलए हमारे, पिताजी विधायक हैं, ये पुलिस से बहस कर रहे हैं अमानतुल्लाह के बेटे। अरे स्टार्ट करो ना एक बार में। मॉडिफाइड साइलेंसर है तो क्या हो गया? मॉडिफाइड साइलेंसर है, हाँ चलान है और क्या? धमकी मत दो, धमकी नहीं लेना, धमकी नहीं लेना, बता दिया है। अब बोलिए ये सच्चे सामने है, ये कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। मैं बदमाशी कर रहा हूँ? आप बहुत नशा नहीं, पहले आपने आम आदमी पार्टी का झंडा देखते हो। आम आदमी पार्टी का नहीं, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं सीधा विधायक का बेटा। विधायक जी का बेटा मैं ये आर्मी में एक है ना, अपनी आइडेंटिटी अनुसार बताएगा। मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो। ये चालान करूंगा मोटर व्हीकल चालान के खिलाफ आप मेरे को गिरफ्तार नहीं करो। मैं नहीं जा रहे ना, नहीं जा रहे ना, ठीक बाइक ले जा रहा हूँ। बोलो मैं अपनी लाइबिलिटी पे ये बाइक सीज कर रहा हूँ। मैं सीज कर रहा हूँ। मैं स्टार्ट करो एक बार। अरे स्टार्ट करो ना एक बार में। मॉडिफाइड साइलेंसर है तो क्या हो गया? मॉडिफाइड साइलेंसर है, हाँ चलान है और क्या? धमकी मत दो, धमकी नहीं लेना, धमकी नहीं लेना, बता दिया है। अब बोलिए ये सच्चे सामने है, ये कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। मैं बदमाशी कर रहा हूँ? आप बहुत नशा कर रहे हैं। नहीं, पहले आपने आम आदमी पार्टी का झंडा देखते हो। आम आदमी पार्टी का नहीं, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं सीधा विधायक का बेटा। विधायक जी का बेटा मैं ये आर्मी में है ना। अब आप देखिए विधायक का बेटा बता रहा था मैं विधायक का बेटा हूं, हेलमेट भी लगाया हुआ नहीं था और बाइक का साइलेंसर मॉडिफाइड था। लेकिन रिपब्लिक के रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि विधायक जी आपको शर्मिंदगी है, बेटा क्या कर रहा है, तो भड़क गए अमानतुल्लाह। देखिए उसके बाद रिपोर्टर को धक्का दिया गया, सुनिए। शर्मिंदगी है सर जो किया है, जो कल हुआ था इंसिडेंट, उसमें कुछ शर्मिंदगी है? शर्मिंदगी तो एसएचओ को होनी चाहिए। अरे किस किस्म की बात कर रहे हो आप? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ। अरे तमीज आपको बात करने की? नहीं, मैं ये आप बात कैसे कर रहे हो? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक मिनट। चलिए यहाँ से। नहीं, सुनिए सुन तो लो, सुन तो लो, एक मिनट सुन तो लो भैया। नहीं, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। शर्मिंदगी है सर जो किया है, जो कल हुआ था इंसिडेंट, उसमें कुछ शर्मिंदगी है? शर्मिंदगी तो एसएचओ को होनी चाहिए। अरे किस किस्म की बात कर रहे हो आप? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ। अरे तमीज आपको बात करने की? नहीं, मैं ये आप बात कैसे कर रहे हो? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक मिनट। चलिए यहाँ से। नहीं, सुनिए सुन तो लो, सुन तो लो, एक मिनट सुन तो लो भैया। नहीं, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। शर्मिंदगी है सर जो किया है, जो कल हुआ था इंसिडेंट, उसमें कुछ शर्मिंदगी है? शर्मिंदगी तो एसएचओ को होनी चाहिए। अरे किस किस्म की बात कर रहे हो आप? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ। अरे तमीज आपको बात करने की? नहीं, मैं ये आप बात कैसे कर रहे हो? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक मिनट। चलिए यहाँ से। नहीं, सुनिए सुन तो लो। अब आपको दिखाऊं उसके बाद रिपोर्टर के साथ बदसलूकी की गई जब उसने सवाल जवाब पूछे कि बेटा बिना हेलमेट था, बेटा मॉडिफाइड बाइक चला रहा था और कह रहा है पिताजी विधायक है। बेटे ने जो कानून बात कैसे कर रहे हो? बात में आपसे शर्मिंदगी इसलिए आपके जो बेटे ने किया है उसमें शर्मिंदगी है। क्या बेटे ने?
बेटे ने जो मतलब कानून, बेटे ने जो कानून नहीं, आराम से बात करते हैं, आराम से बात करते हैं। हाँ, मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ। जो जो कानून तोड़ा आपके बेटे ने। क्या तोड़ा? मोटरसाइकिल ठीक से नहीं चला रहा, गली में मोटरसाइकिल चला रहा था, एसएचओ आकर बदतमीजी की। उस एसएचओ ने वीडियो बनानी चाहिए थी उसे। आपने बताओ, अगर मोटरसाइकिल ठीक से नहीं चला रहे, मोटरसाइकिल ठीक से नहीं चला रहे, कैसे पता? अपनी गली में खड़ा हुआ था, कैसे मालूम? उसने वीडियो खुद बनाई एसएचओ ने, फिर वायरल की। तो आपको कैसे मालूम हुआ? आप लोगों को तक कैसे पहुंची वो वीडियो? एसएचओ ने किया, केंद्र सरकार के आदेश पे किया। डिस्टर्ब कर रहा है, मेरे बेचे को फंसा रहा है, वो बात कर रहा है ना। देखो ना, एसएचओ ने किस अंदाज में बात की। वो एसएचओ है, बदमाश है। जिस अंदाज में बात की, करनी चाहिए थी उसे। आपके बेटे ने जैसे बात की वो सही था? आपके बेटे ने बोला कि मेरा बाप मतलब विधायक है, मेरा बाप विधायक का बेटा है, ये बताया उसको। ना करे, इतना प्यार मिल रहा है आपको यहाँ से, आप में इतना घमंड कैसे आ जाता है? कहाँ से आ गया घमंड? अबे तुम लोगों में घमंड है। चलो जाओ यहाँ से। बात कैसे कर रहे हो? बात में आपसे शर्मिंदगी इसलिए आपके जो बेटे ने किया है उसमें शर्मिंदगी है। क्या क्या बेटे ने जो मतलब कानून, बेटे ने जो कानून। अब आपको बताऊं, अमानतुल्लाह यही नहीं रुके। रिपोर्टर के साथ बदतमीजी बदसलूकी करने के बाद जाते जाते बोल के गए, चले जाओ वरना मारूंगा तुम्हें। देखिए जरा, ये अमानतुल्लाह की आवाज कैमरे में कैद हुई है, सुनिए। मारूंगा चले जाएं। 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 केजरीवाल के लाडले विधायक को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं चले जाओ यहां से, नहीं मारूंगा। यह है एक जनप्रतिनिधि की भाषा। सुपुत्र को देख लिया, अब जनप्रतिनिधि खुद सवालों में। अब हुआ क्या, मैं आपको बताऊं। दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह के बेटे की बाइक का चालान किया। साहबजादे पहले तो हेलमेट नहीं लगाए हुए थे। पुलिस ने बेटे की बुलेट जब्त कर 20,000 का जुर्माना लगाया। पुलिस टीम गुरुवार रात ओखला इलाके में चेकिंग कर रही थी, दिल्ली के ओखला में। इसी दौरान पुलिस ने बुलेट को रोका। बुलेट मॉडिफाइड साइलेंसर लगा हुआ था, जिसमें जोर जोर से आवाजें आती हैं, ऐसी आवाज जो कान भी फाड़ दे। जिसके बाद युवक पुलिस से बहस करने लगा, खुद को विधायक अमानतुल्लाह का बेटा बताने लगा। पुलिस अफसर ने फोन पर अमानतुल्लाह से बात की। बेटे ने फौरन पिता को फोन लगा दिया। पिताजी, पुलिस वाले ने मुझे रोक कैसे लिया? पुलिस अधिकारी ने कहा हम बाइक का चालान कर रहे हैं। जिसके बाद अमानतुल्लाह का बेटा वहां से चला गया। पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस बाइक का चालान किया। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 190(2) के तहत एक्शन हुआ। बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने पर पहली बार में 1,000 से 5,000 तक जुर्माना होता है। बार बार उल्लंघन पर 10,000 का जुर्माना और वाहन जब्त हो जाता है। वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है और प्रदूषण ध्वनि मानकों के उल्लंघन पर अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। यह एक्शन इस पर होता है। लेकिन सुनिए, अमानतुल्लाह का जो बर्ताव था उस पर वो खुद क्या कह रहे हैं। बेटे की जो हरकत थी, पिता की जो हरकत थी, और इस पर अब बीजेपी अमानतुल्लाह से सवाल पूछ रही है और केजरीवाल से सवाल पूछ रही है। सुनिए। पूछना चाहता हूँ, क्या है पुलिस? इस सिस्टम को पुलिस चलाएगी, अपना काम करे पुलिस। देखिए पुलिस को हक है क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पुलिस को अधिकार है क्या? वो एसएचओ तो है, क्या हो गया एसएचओ? पर जो पहले भी मामले दर्ज है। अरे तो क्या पुलिस फांसी लगाएगी अगर इस पर पहले मामले दर्ज है? जो पुलिस को धमकाते हैं तो सोचिए आम जनता की क्या हालत होती होगी। ये है आपदा का काम। अरविंद केजरीवाल के लोग जहां एक और अपने परिवार की महिलाओं के पीछे कुत्ते छोड़ देते हैं, उनको पीटते हैं, अपनी सांसदों को मारते हैं, वहीं पर इनके बच्चे पुलिस वालों को धमकाने तक का काम भी करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर चलाना चाहते हैं दिल्ली में, यही लॉ एंड ऑर्डर होगा कि मीडिया को धमकाएगा आपका विधायक? जो गुंडा प्रवृत्ति है, माफिया प्रवृत्ति है, और ऐसे गुंडों को निश्चित रूप से कानूनन ठीक करना चाहिए। बाप रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पालने का काम करता है, गुंडागर्दी करता है, और बेटा नोएडा में जाके पेट्रोल पंप पे लूट मारपीट करता है। और आज जब पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, कानून तोड़ने पर बात करती है, तो अपने बाप के रसूख की धमकी देता है। कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसे आपराधिक नगीने पाले हुए हैं जिनका काम ही समाज में दहशतगर्दी फैलाना है। ये उनका आज का काम नहीं है, हमेशा से ही वो ऐसे बदतमीजी, ऐसी गुंडागर्दी करते आए हैं, और अगर कोई ऐसा काम करेगा तो दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ में एक्शन लेगी।
अब देखिए जरा ये बवाल बढ़ क्यों रहा है। ये बवाल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अमानतुल्लाह चुनाव लड़ रहे हैं और अमानतुल्लाह के सामने असदुद्दीन ओवैसी, अमानतुल्लाह जहां से चुनाव लड़ते हैं मुस्लिम बहुल है, ओवैसी भी उतर गए। कांग्रेस ने भी अपना एक कैंडिडेट उतार दिया है, मुस्लिम कैंडिडेट, इसलिए अमानतुल्लाह की टेंशन आई है कहीं इस बार चुनाव ना हार जाऊं। अमानतुल्लाह प्रचार कर रहे हैं, अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, केजरीवाल के विधायक ओखला में प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, गली गली में जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। वही देखिए असदुद्दीन ओवैसी भी प्रचार कर रहे हैं, भारी भीड़ आ रही है, तो ये एक अलग लड़ाई है। असदुद्दीन ओवैसी ओखला पहुंचे, उन्होंने कैंडिडेट उतारा है, वो दंगों का आरोपी है शफाउर रहमान। तो ओवैसी का जो कैंडिडेट है, अब अमानतुल्लाह को डर यह है कि ओवैसी ने दंगे के आरोपी को कैंडिडेट बनाया है, अगर उसे सहानुभूति वोट मिल गया किसी तरह से तो अमानतुल्लाह चुनाव हार जाएंगे। देखिए क्या है मुकाबला, दिल्ली की ओखला सीट का मुकाबला दिलचस्प हो गया है। अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के टिकट पर 2 बार से विधायक हैं, आपने इन्हें फिर से अपना उम्मीदवार बनाया। अमानतुल्लाह 2015 में जीते, 2020 में भी चुनाव जीते, 20 में अमानतुल्लाह 70,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे, यह इनकी और बड़ी जीत थी। यहां कुल वोटर संख्या है 3,35,000 के करीब, जिसमें 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है। मुस्लिम वोटर ही हार और जीत तय करते हैं। अमानतुल्लाह बीजेपी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं, कहा बीजेपी के इशारे पर ही उन्हें जेल भेजा गया। अमानतुल्लाह फिर से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और सहानुभूति चाहते हैं कि उन्हें जेल भेजा गया, वो जेल से आए इसलिए वोट दो। लेकिन ओवैसी ने यहां शफाउर रहमान को टिकट दिया है। शफाउर रहमान दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद है अभी, यानी ये जेल गए बाहर आ गए, ये अभी जेल में है। ओवैसी इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं शफा जेल में क्यों है, केजरीवाल जेल से बाहर क्यों है, शफाउर रहमान जेल में है, अमानतुल्लाह को बेल क्यों मिल गई। ओवैसी आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं शफाउर रहमान के साथ अन्याय हो रहा है। दिल्ली दंगे के मुद्दे पर मुस्लिम वोटर से इमोशनल अपील कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं शफाउर जेल से ही चुनाव जीतेगा। तो दिल्ली की लड़ाई सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी नहीं है, आम आदमी पार्टी के ऐसे कैंडिडेट अमानतुल्लाह जैसे, उन्हें ओवैसी और मुश्किलों में घेर रहे हैं। सुनिए जरा ओवैसी और अमानतुल्लाह को। केजरीवाल जेल के बाहर क्यों है, शिफा जेल में क्यों है, अमानतुल्लाह को बेल क्यों हो गई, सिसोदिया को बेल क्यों हो गई, शिफा को बेल क्यों नहीं होती, जेल को बेल हो जाती है, ताहिर हुसैन को बेल नहीं होती है। बताओ कौन किससे मिला हुआ है, ये आपको 5 तारीख के दिन तय करना। ये केजरीवाल नंबरी झूठा है, झूठा नंबर 1 है। अरे केजरीवाल जो आज गलियों में पैदल चला, तुम 10 मिनट चलकर दिखाओ, मुझ पर तो आज फूल बरसाए गए, तुम पर चप्पलें बरसाएगी। ओखला की आवाम मोदी और केजरीवाल दोनों भाई भाई हैं, एक सिक्के के 2 रुख हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। मैं हूँ, जनता को सब मालूम है कि मेरे को ना ये परमिशन दे रहे हैं, ना मुझे प्रचार करने दे रहे हैं, मेरे ये होर्डिंग हटा देते हैं, मेरे ये पोस्टर हटा देते हैं, मेरे झंडे हटा देते हैं। मैं मदनपुर खादर में हूँ, आप देख लो पूरी भाजपा की लड़ियां लगी हुई हैं, झंडे लगे हुए हैं, यहाँ नहीं हटाएंगे। मैं अभी आए ना मदनपुर खादर में हूँ, और जब से मैं मदनपुर खादर में हूँ तब से देख लीजिए सारी जगहों पर इन्हीं के झंडे, हम झंडे लगाते हैं हटा लेते हैं। ये पुलिस भी इन्हीं के लिए काम कर रही है, क्योंकि ये प्रशासन, हम अकेला जो है ना बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, हम तो बीजेपी से भी लड़ रहे हैं, पुलिस से भी लड़ रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर से भी लड़ रहे हैं, हम सबसे लड़ रहे हैं। और आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर जेपीसी में असदुद्दीन ओवैसी थे और वहां हंगामा हो गया। वक्फ पर असदुद्दीन ओवैसी एंड टीम ने हंगामा किया तो सस्पेंड कर दिए गए। ये जेपीसी में हंगामे की तस्वीर है, 10 विपक्षी सांसद सस्पेंड कर दिए गए। ये जेपीसी में हंगामा हो रहा था, असदुद्दीन ओवैसी को आप देख रहे हैं, लेकिन हंगामे के पीछे कई वजह थी। एक देखिए,
आज जम्मू कश्मीर से मीरवाइज उमर फारूक को बुलाया गया था। अलगाववादी हुर्रियत के नेता मीरवाइज उमर फारूक जेपीसी में, वक्फ पर जो जेपीसी थी उसमें अपना पक्ष रखने के लिए पहुंचे थे। उन्हें बुलाया गया था और उन्होंने वहां संविधान की बात की, तो उनसे कहा गया कि बहुत प्रभावित है कि हुर्रियत और अलगाववादी नेता भी अब संविधान की बात करने लगे हैं। दूसरी तरफ आपको बताऊं कि 10 लोगों को सस्पेंड किया गया है जो जेपीसी के मेंबर हैं। जगदंबिका पाल जो खुद लीड कर रहे हैं जेपीसी को, वो भी पहुंचे मौके पर। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है वो लगभग 10 लोग हैं। उसमें असदुद्दीन ओवैसी, कल्याण बनर्जी जो पहले आपको याद होगा बोतल फेंक दी, ग्लास फेंक दिया, चोट लग गई, वो, और इमरान मसूद और राजा शामिल है। तो सवाल यह है जेपीसी में जो हंगामा हो रहा है, यह हंगामा कब थमेगा? जरा मैं आपको दिखाऊं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर जेपीसी में यह जो हंगामा हुआ है, इसमें कौन कौन सस्पेंड हुआ क्या वजह? दिल्ली में जेपीसी की बैठक में हंगामा हुआ। बैठक शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। कल्याण बनर्जी ने और दूसरे सदस्य नारेबाजी करने लगे। दावा ओवैसी समेत कई सदस्य वेल में आ गए और जगदंबिका पाल ने कल्याण बनर्जी पर गाली देने का आरोप लगाया। सोचिए, सांसद अंदर गालियां भी दे रहे थे। हंगामा बढ़ने के बाद मार्शल को बुला लिया गया और विपक्ष के सदस्यों का आरोप है कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया। ड्राफ्ट में बदलाव को लेकर रिसर्च का समय नहीं दिया गया, यह विपक्ष के सांसद कह रहे हैं। जगदंबिका पाल ने कहा 27 जनवरी को जेपीसी की आखिरी बैठक होगी। उसी दिन सभी प्रस्तावों पर चर्चा के बाद रिपोर्ट फाइनल कर दी जाएगी। 31 जनवरी को संसद में रिपोर्ट पेश की जाएगी। विपक्ष आखिरी बैठक विपक्ष के 27 के बजाय 31 जनवरी को रखने की मांग कर रहा था। इसी को लेकर बैठक शुरू होते ही हंगामा होने लगा, जिसके चेयरमैन जगदंबिका पाल ने 10 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया। जिसके बाद इनमें ओवैसी, कल्याण बनर्जी, इमरान मसूद, अरविंद सावंत, ए राजा, मोहिबुल्ला नदवी को 1 दिन के लिए निलंबित किया गया है। जगदंबिका पाल ने विपक्षी सांसदों के विरोध पर सवाल उठाए। कश्मीर से मीरवाइज उमर फारूक को बुलाया गया जो जेपीसी के सामने बिल को लेकर अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन विरोधी सांसद हंगामा कर रहे थे। उस वक्त विपक्ष के लोग सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। अगर सरकार की कोई और मंशा होती तो बिल को जेपीसी में क्यों भेजती? विपक्ष की मांग पर 2 बार जेपीसी का समय भी बढ़ाया जा चुका है। विपक्ष ट्रिपल तलाक का भी विरोध कर रहा था। सरकार ने सबको सुनने के बाद बिल बनाना चाहती है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए सांसद क्या कह रहे हैं इस पूरे हंगामे पर। जेपीसी जो है फर्स्ट है, जेपीसी को मकारी बना दिया। चेयरमैन तो सिर्फ चेयरमैन है, कोई ऊपर से जो बोल रहा है हो रहा है। डेमोक्रेसी हैज डिस्ट्रॉयड, गणतंत्र बोल के कुछ नहीं है, ऑपोजिशन के नहीं रखेंगे। कल्याण बनर्जी ने आज इस कमेटी की बैठक में हंगामा किया और बिल के अंदर आकर के झगड़ा करने की कोशिश किया, गालियां दिया। मुझे लगता है आज उन्होंने सारी मर्यादा और सारी सीमाएं तोड़ दी और मुझे लगता है कि पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। मीटिंग कैंसिल हो गई, अभी आप फिर 27 को मीटिंग रख रहे हैं, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी, ऐसा क्या आसमान गिरने वाला। ये बहुत ही नाजुक कानून है, नाजुक बिल है कि असरात बहुत फार रीचिंग होने वाले हैं ऑन द वक्फ प्रॉपर्टीज। बीजेपी की सरकार जेडब्ल्यूसी से बिल को खत्म कराकर पार्लियामेंट आना चाह रही है। ये प्रोसेस ठीक नहीं है, गलत है। पहले दिन से हमें लग रहा था कि ये देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टियों को हड़पना चाहते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टियों को तबाह करना चाहते हैं। मतलब ये क्या तमाशा बनाना चाहते हैं? तो तमाशा बना रहे हैं, सीरियस है ही नहीं बिल्कुल। सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से क्रश किया जाए। सिर्फ झूठ बोलने के अलावा, झूठ परोसने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। झूठ परोस रहे हैं, केवल झूठ परोसते हैं। अब इनके झूठ को जनता खुद समझ गई है कि कितना झूठ परोस रहे हैं। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं एक और बहुत बड़ी लड़ाई। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ये देश की सबसे बड़ी लड़ाई है और सभी के लिए नाक का सवाल है। मिल्कीपुर जीते तो सब जीते, अब स्थिति ये हो गई है। योगी आदित्यनाथ आज मिल्कीपुर पहुंच गए, अपने 7 मंत्रियों को भेज दिया है। अखिलेश की छोटी बहू अपर्णा यादव मिल्कीपुर पहुंच चुकी है। तस्वीर दिखाऊं मैं अगली योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में थे और अयोध्या की जीत बीजेपी के लिए बड़ी जीत में शुमार है। 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव है और उससे पहले मिल्कीपुर अयोध्या की जीत कर यह बताना चाहती है बीजेपी की अयोध्या पूरी तरह से हमारी। अगली तस्वीर देखिए, योगी आदित्यनाथ मंच पर थे और मंच से समाजवादी पार्टी पर हमला कर रहे थे। योगी ने हाथ में गदा लिया हुआ था और गदे के जरिए
योगी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मिल्कीपुर इस बार हर हाल से बीजेपी जीत रही है। क्यों कह रहा हूं, अगली तस्वीर देखिए। आपको याद होगा जब मिल्कीपुर के अलावा अयोध्या लोकसभा बीजेपी हार गई तो उसके बाद अयोध्या के लोगों को ट्रोल किया जाने लगा कि बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की और बीजेपी को अयोध्या के लोगों ने हरा दिया। देखिए लोग क्या लिख रहे थे, यूपी में लिखा है यहां बीजेपी बना है और चाकू भोग दिया अयोध्या के लोगों ने, इस तरह से सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा था। लिखा गया जिस सरकार ने पूरे अयोध्या को चमका दिया, नया एयरपोर्ट दिया, रेलवे स्टेशन दिया, 500 सालों के बाद राम मंदिर बनवा कर दिया, पूरी की पूरी एक मंदिर इकोनॉमी बना कर दी, उस पार्टी को अयोध्या की सीट पर हार का सामना करना पड़ा। मैंने खुद देखा जितना विकास अयोध्या का बीजेपी ने किया उतना किसी ने नहीं किया। तो क्या अयोध्या में लोकसभा में बीजेपी का हारना, क्या मिल्कीपुर वो उसका प्रायश्चित के तौर पर होगा? सुनिए जरा योगी क्या कह रहे हैं और लोग क्या कह रहे हैं। अयोध्या धाम का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। ये मोइन खान के भक्तों को चुनाव जिता करके नहीं भेजना है, जिन्होंने सरयू मैया को कार सेवकों के खून से लाल करने का काम किया था। अयोध्या की गलियों में निर्दोष कार सेवकों पर गोलियां बरसाई थी। जो राम को लाए हैं क्या जनता उनको लाएगी? मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर चारों तरफ इसी के चर्चे हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव में इस बार कांटे की लड़ाई है। यह लड़ाई बीजेपी सपा में नहीं बल्कि योगी और अखिलेश के बीच है। आज के समाजवादी तो संपत्ति के ही चक्कर में ज्यादा पड़े हैं। जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट हमारा है, उस पे सब जगह इनके झंडे लग जाते थे, कब्जा कर लेते थे। इनकी सहानुभूति कभी किसी गरीब के प्रति नहीं होती है। योगी का कॉन्फिडेंस यूं ही नहीं है। मिल्कीपुर की हवा कुछ ऐसा ही संकेत दे रही है। यहां के लोग अपने ऊपर लगे दाग को मिटाना चाहते हैं। पिछली बार हम लोगों को कुछ कारण पर भूल हो गई थी, तो लोग दुष्प्रचार कर दिए थे, उसका बदला अब की बार हम लोग लेंगे और योगी चंद्रभान पासवान जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। जो पिछली बार चूक हुई है वो इस बार चूक नहीं होगी। इस बार हम भाजपा को लाएंगे और कमल की बटन दबाएंगे। और आज मिल्कीपुर की आवाम अयोध्या के लोकसभा चुनाव का बदला लेने के लिए पूरी तरह तत्पर है। अयोध्या के लोगों को आपने सुना, अभी और लोग हैं जिन्हें आपको सुनवाएंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ आज पूरे एक्शन में थे। योगी गरजे भी हैं और बरसे भी हैं अखिलेश यादव पर। अयोध्या में थे सीएम योगी आदित्यनाथ, एक बार फिर मिल्कीपुर पहुंचे। मिल्कीपुर से रैली में योगी ने अखिलेश पर हमला किया। अयोध्या और महाकुंभ को लेकर अखिलेश को घेरा, कहा समाजवादी पार्टी को अयोध्या का दुश्मन बताया। जब रामलला विराजमान हुए तब भी विरोध किया था। समाजवादी पार्टी के हाथ निर्दोष कार सेवकों के खून से सने ये लोग जब कोई माफिया मर जाता है तब आंसू बहाते हैं, उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने जाते हैं। मोहित खान इनका हीरो है, यही सपा का चरित्र है। आज के समाजवादी तो संपत्ति के चक्कर में पड़े हैं। जो खाली प्लॉट है वहां ये कब्जा करके झंडा लगा देते हैं। इनका झंडा अपराधी माफियाओं को बचाने के लिए था। ये महाकुंभ का भी विरोध करते हैं। 10 दिन में 10 करोड़ लोगों ने स्नान किया। कई देशों की आबादी भी 10 करोड़ नहीं है। अगले 35 दिन में 45 करोड़ आबादी वहां पहुंचेगी। इनके मुखिया दुनिया भर में महाकुंभ की छवि खराब कर रहे हैं, जबकि दुनिया महाकुंभ का गुणगान कर रही है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट प्रतिष्ठा का दांव है और अखिलेश और सीएम योगी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अखिलेश पहले ही मिल्कीपुर में जीत का दावा कर चुके हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव को देश का सबसे बड़ा चुनाव बता चुके हैं। मिल्कीपुर में इतिहास का सबसे बड़ा उपचुनाव होगा। मिल्कीपुर के चुनाव के रिजल्ट का बड़ा संदेश जाएगा। बीजेपी का यह भ्रम टूट जाएगा कि कुछ लोग हमेशा उन्हीं को वोट देते हैं। अखिलेश ने कहा था मिल्कीपुर में पीडीए का सौहार्द जीतेगा और सांप्रदायिक राजनीति हारेगी। इतना ही नहीं, अखिलेश ने बीजेपी पर एक और बड़ा हमला किया। बीजेपी ने पूरी फौज उतार दी है, सरकारी मशीनरी लगा दी है और बीजेपी में भीतरघात का भी अखिलेश दावा कर चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए योगी आदित्यनाथ को और अखिलेश यादव को। मिल्कीपुर हम सब लोग मिलकर के जीत के दिखाएंगे। मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है, एसओसीओ को निर्देश दे दिए हैं, डीएमएसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। वहाँ की आम जनता कह रही है, आम लोग, और आप भी जब गए होंगे, आपके सहयोगी गए होंगे, तो वो यही कह रही है जनता कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो
ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। वो बचाना चाहते हैं बेईमानी से, जो उन्होंने बेईमानी बाई इलेक्शन में देखी। कहीं ये सोच सकते हैं कि लोकतंत्र में पुलिस को आगे करके वोट डलवा दें? ये बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार पुलिस के इशारे पे काम करना चाहती है। ये जो संस्कृति पैदा की जा रही डेमोक्रेसी में अधिकारियों के माध्यम से वोट डलवाने की, ये परंपरा गलत है। कल को दूसरी सरकार आएगी और अगर इसी रास्ते पे चलेगी तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इनके नेता वोट भी डालने नहीं जाएंगे। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और प्रभु रामलला अयोध्या में विराजमान हुए। समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध किया था। समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध करके आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया था। ये वही समाजवादी पार्टी है, ये वही समाजवादी पार्टी है। ये समाजवादी पार्टी के हाथ कार सेवकों के खून से सने हुए हैं, जिन्होंने सरयू मैया को कार सेवकों के खून से लाल करने का काम किया था। अयोध्या की गलियों में निर्दोष कार सेवकों पर गोलियां बरसाई थी। अब सवाल यह है, क्या अयोध्या जिसने बीजेपी को हराया वो मिल्कीपुर जितवाएगी? क्योंकि बीजेपी के हारने के बाद सोशल मीडिया पर देखिए क्या क्या चल रहा था। हम ये भूल गए कि ये वही अयोध्या वासी हैं जिन्होंने वनवास से आने के बाद सीता माता पर भी संदेह किया था। लोग ये सब लिख रहे थे। अगली देखिए जरा, लिखा, अच्छा हुआ रामायण में श्री राम रावण से युद्ध करने के लिए वानरों को लेकर गए थे। अगर हिंदुओं को लेकर जाते तो सोने की लंका देखकर सोना लूटने के चक्कर में वो रावण से भी समझौता कर लेते। इस तरह के आरोप और हमले किए जा रहे थे अयोध्या के लोगों पर। इसलिए कहा जा रहा है, क्या अयोध्या के लोगों को अब यह एहसास है कि हमने जो वोट किया अब इस बार हम दूसरा जवाब देंगे? देखिए जरा, बीजेपी के हारने के बाद क्या कहा जा रहा था मिल्कीपुर में। 24 लोकसभा चुनाव में बीजेपी फैजाबाद सीट हार गई। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद यहां से सांसद चुने गए और अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू प्रसाद को 54,000 वोटों से हराया लोकसभा में। तब देश ही नहीं दुनिया भर में बीजेपी की इस हार की चर्चा हुई। फैजाबाद सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट थी। रामनगरी अयोध्या इसी लोकसभा सीट के अंदर आती है। 2024 में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन हुआ। उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। अयोध्या में तमाम विकास कार्य भी बीजेपी को यह सीट नहीं जिता पाए। इस सीट पर हार के बाद विपक्ष ने बीजेपी को घेरा। लोकसभा में अखिलेश और अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर हमला बोला। जानबूझकर अवधेश प्रसाद को आगे बिठाया गया जिससे बीजेपी को वो चढ़ा सके लोकसभा में। अयोध्या में जमीन का मुआवजा न देने का आरोप लगाया गया। बीजेपी के विकास के दावे को विपक्ष ने झूठा करार दिया और इसके बाद खुद योगी ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। मुआवजे को लेकर सीएम योगी ने डेटा सार्वजनिक किया कि सपा झूठ बोल रही है। लेकिन अब आपको सुनवाता हूं, अयोध्या लिए चलता हूं, मिल्कीपुर के लोग क्या मूड बना चुके हैं लोकसभा के नतीजों के बाद। इस बार सुनिए। जो दाग बदनाम क्या उसको उखाड़ फेंका जाएगा यहाँ से, वो एक मिनट नहीं रुकेगा। जय श्री राम। इस बार हम लोगों को कुछ कारण पर भूल हो गई थी, तो लोग जो प्रचार कर दिए थे उसका बदला अपनी बार हम लोग लेंगे और योगी चंद्रभान पासवान जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। लोकसभा के हार का बदला लेंगे हम मिल्कीपुर में। इस बार नकली राजा यहाँ का जो बना हुआ था, जो अपने को राजा बताता है, अवधेश प्रसाद, उसका पुत्र हारेगा और यहाँ से चंद्रभान जी भारी से भारी बहुमत से जीतेंगे। अयोध्या के दिल में और अयोध्या की जनता के दिल में, मिल्कीपुर की जनता के दिल में योगी जी हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। और आज मिल्कीपुर की आवाम अयोध्या के लोकसभा चुनाव का बदला लेने के लिए पूरी तरह तत्पर है और यहाँ सारा मिल्कीपुर राममय हो गया है। अयोध्या का विकास चंद्रभान की विजय का कारण बनेगा और कम से कम 50,000 वोटों से चंद्रभान पासवान यहाँ से जीत रहे हैं। मंत्री जी ने जो मुख्यमंत्री जी केवल विकास की बात करते हैं, जो हमने जो है एक्सीडेंटल सांसद बनाया है उसकी क्षतिपूर्ति हम लोगों को करनी है। जो पिछली बार चूक हुई है वो इस बार चूक नहीं होगी। इस बार हम भाजपा को लाएंगे और कमल की बटन दबाएंगे। देखिए, योगी जी का विकास का मॉडल जो है वो बहुत ही अच्छा और प्रदेश में बहुत ही मायने में सुंदर रहा है, इसलिए हम माननीय योगी जी को ही जिताएंगे। 1 लाख पार का नारा है मिल्कीपुर विधानसभा से और निश्चित तौर पर यहाँ चंद्रभान पासवान जी जीत करके जाएंगे। तो मिल्कीपुर जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी है दोनों पार्टियों ने। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ ने तो भेजा अपर्णा यादव को
मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भी अयोध्या में है, मिल्कीपुर में है और बीजेपी की जीत के लिए दिन रात एक कर रही हैं। और इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को भी लगाया है मिल्कीपुर जीतने के लिए। ये मंत्री भी हैं और अखिलेश भी कोशिश कर रहे हैं ये सीट ना हारने पाए, पिछले उपचुनाव हार गए। मिल्कीपुर में योगी ने अपने 7 मंत्रियों को उतार दिया है। जातीय समीकरण के हिसाब से मंत्री प्रचार कर रहे हैं। प्रदेश पदाधिकारियों को बूथों की जिम्मेदारी सौंप दी है। एक एक बूथ का लेखा जोखा तैयार किया गया है। योगी ने अपने 2 सबसे करीबी मंत्रियों को उतारा है। इसमें जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर शामिल है। खुद योगी प्रतिदिन दोनों मंत्रियों से रिपोर्ट ले रहे हैं। यादव वोटर्स को साधने के लिए मुलायम की बहू को मैदान में उतार दिया, अपर्णा यादव को। अपर्णा यादव खुद चुनाव प्रचार में जुटी है। अपर्णा यादव यहां 3 जनसभाएं करेंगी, डोर टू डोर संपर्क कर पार्टी के लिए समर्थन जुटाएंगी। दूसरी तरफ अखिलेश ने भी मिल्कीपुर में पूरी ताकत झोंक दी है। खुद अखिलेश डिंपल शिवपार प्रचार करने जाएंगे। सपा के 40 दिग्गज मिल्कीपुर में मोर्चा संभालेंगे। 2022 में अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के गोरखनाथ को हराया था और करीब 10,000 से अधिक वोटों से हार हुई थी। इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही है बीजेपी। सुनिए जरा अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा क्या कह रही है। मैं समझती हूँ कि मिल्कीपुर का चुनाव जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है एक अहम चुनाव है। और जिस प्रकार से हम सभी बीजेपी के लोगों को लगाया हुआ है, मुझे लगता है कि हम बिल्कुल जीतेंगे। और जो है इस पे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपने लोगों के लिए बहुत मेहनत से काम कर रही है। हमेशा प्रदेश सरकार ने ऐसी स्कीम्स दी हैं लोगों के लिए जो कि जनता के लिए बेनिफिशियल रही हैं। तो इसी मैसेज को मैं अपने मिल्कीपुर में ले जा रही हूँ। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानता ये वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं वो छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। ये लोग इस हर कार्य का विरोध करते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के, जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं। रोज दुष्प्रचार करते हैं, यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। और आइए आज की एक और बड़ी खबर है। क्या बिहार में फिर से गैंग वॉर शुरू हो गया है? बिहार में जिस तरह से गोलियां चल रही हैं वो डरा देने वाला है। जेल पहुंच गए बाहुबली और विधायक, पूर्व विधायक। तस्वीर में आपको दिखाऊं, क्या फिर से बिहार में गैंग वॉर जैसी हालत और स्थिति बन रही है? बिहार जिसके लिए जाना जाता था, पिछले 2-3 दिन में यही तस्वीर सामने आई है। तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये है अनंत सिंह, बाहुबली है। इनका अलग मुकामा में जलवा जलाल रहा, लेकिन अभी थोड़ा मामला हल्का चल रहा है। आज पहुंच गए जेल। आइए अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये है मुकामा में गोलियां चली, बिहार के मुकामा में। ये गैंग वॉर आप देख रहे हैं, 2 गुटों में गोलियां चल रही हैं, भाग रहे हैं इधर से उधर। ये हुआ मुकामा में। अनंत सिंह वहां मौजूद थे, बाहुबली। अगली तस्वीर देखिए जरा। उसके बाद आज अनंत सिंह कोर्ट पहुंच गए, क्योंकि इनके खिलाफ एफआईआर हो गई थी। सरेंडर किया कोर्ट पहुंचने के बाद बाहुबली अनंत सिंह ने, और उसके बाद कोर्ट से ही सीधे जेल भेज दिए गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अनंत सिंह को जेल भेज दिया गया। गोली चलवाने का आरोप इनके ऊपर, और 2 गैंग आपस में गोली चला रहे थे, ये आरोप है।
गोलियों की गूंज का असर दिखने लगा है। बिहार के पूर्व विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। छोटे सरकार के नाम से चर्चित अनंत को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। मोकामा में आमने सामने की भिड़ंत में अनंत सिंह की जान जैसे तैसे बची। घटना के बाद तमाम कोशिशों के बावजूद अनंत खुद को जेल जाने से बचा नहीं पाए। कार्रवाई चल रही है, कोई भी हो सीधा कार्रवाई किया जाए। खबर है आज तड़के सुबह दोनों गैंग फिर आमने सामने थे। आरोप है कि सोनू मोनू गैंग ने अनंत के एक करीबी पर अटैक किया। हालांकि किसी की जान माल की क्षति की कोई खबर नहीं। पुलिस ने गैंग वॉर में सोनू और रोशन को गिरफ्तार किया है। लेकिन सवाल यह है कि बिहार एक बार फिर गैंग वॉर की ओर लौट रहा है। जेल जाने से पहले अनंत सिंह और सोनू के बयान से बहुत कुछ समझा जा सकता है। आपको विधायक जी बुलाने के लिए आए हैं, चलिए मिलकर बताइए काहे से करते हैं, बस गोली चला दिया। ये कुर्सी का लड़ाई है और अधीनस्थ जीवन वो कहते हैं व्यतीत करने के लिए, तो अधीनस्थ जीवन जीना उचित है क्या? आप भी स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में तो सबको अपने कर्मों की आजादी है। अब आइए आपको बताऊं कि दोनों गैंग जेल पहुंच चुके। बाहुबली अनंत सिंह भी जेल में है और जिनके साथ गोलियां चली वो भी जेल में। ये अनंत सिंह को आप देख रहे हैं और ये सोनू सिंह। अनंत सिंह को बेउर जेल भेज दिया गया है और मोकामा शूटआउट मामले में कोर्ट ने इन्हें जेल भेजा है। अनंत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अनंत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी के डर से सरेंडर किया है। अनंत सिंह ने कोर्ट में जमानत की अर्जी दी जो अभी लंबित है। अनंत पर आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। इनमें पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की, गाली गलौज के आरोप हैं। अनंत सिंह पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप। पुलिस ने अनंत के करीबी को भी गिरफ्तार किया है जिसका नाम रोशन सिंह है जो डुमरा का रहने वाला है। आरोप है कि बुधवार को गैंग वॉर में रोशन शामिल था। अब इनके बारे में आपको बताऊं कि 4 बार से अनंत सिंह विधायक रहे। अनंत मोकामा से चुनाव जीतते रहे। पहली बार 2005 में चुनाव लड़े और जीते। नीतीश की जेडीयू से जीतकर विधायक बने और इसके बाद 2010 में भी चुनाव लड़कर जीते। 2015 में निर्दलीय उतरे और चुनाव जीत गए। 2020 में जेल से निर्दलीय लड़े और चुनाव जीते। नीतीश कुमार के बाद लालू यादव के साथ रहे। अनंत सिंह पर AK-47 रखने के गंभीर आरोप लगे। उनके घर से बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने की खबर थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। अब बात दूसरे गैंग की। सोनू मोनू अपना गैंग चलाते हैं। पुलिस ने आज सोनू को गिरफ्तार किया और सोनू पर नौरंगा जलालपुर में फायरिंग के आरोप है जहां अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग में मुठभेड़ हुई। पुलिस सोनू मोनू गैंग के बाकी गुर्गों को तलाश कर रही है। दोनों पर 12 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। हत्या, अपहरण, फिरौती के मामले। दोनों कभी अनंत सिंह के साथ होते थे। बाद में इनकी अनंत सिंह से अदावत हो गई जिसके बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। बाद में दोनों के बीच सियासी अदावत शुरू हो गई, यानी ये दोनों साथी रहे आपस में। सोनू मोनू की मां नौरंगा जलालपुर की मुखिया। सोनू मोनू के पिता पटना हाईकोर्ट में वकालत करते हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं तो इस गैंग वॉर पर बिहार की पुलिस क्या कह रही है, सुनिए। माननीय न्यायालय के समक्ष नीचे रखिए, बस आप रखते हैं नीचे रखिए ना। आत्मसमर्पण किए हैं। हम लोगों को जानकारी मिली है। हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर हमारी फोर्स और हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग सभी प्रिकॉशंस ले रहे हैं ताकि कोई अनटूवर्ड्स इंसिडेंट नहीं हो और जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसके आलोक में बेहतर कार्रवाई। उसमें अभी 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सोनू और रोशन की गिरफ्तारी हुई है। आगे भी छापेमारी चल रही है। गोलीबारी की सूचना आ रही है। ये SDPO अभी वहीं पर है, गाँव में ही है। वो जाँच कर रहे हैं। जाँच के बाद ही कुछ बयान हम लोग दे पाएंगे। क्या नाम? सोनू है और एक रोशन। अब आइए आपको बताऊं अनंत सिंह जो बाहुबली है और सोनू आकर जेल क्यों गए। एक ये तस्वीर देखिए। अनंत सिंह, इनमें आपस में गैंग वॉर हुआ है। ये एक साथ भी बैठते थे कभी, लेकिन अब आमने सामने होकर गोलियां चला रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये वो जगह है जहां गोलियां चली। जलालपुर में एक्शन हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस हथियार ढूंढ रही है। जो गोलियां चली है वो ढूंढ रही है। पुलिस को देखिए, गोलियों के खोखे मिले घटनास्थल से। बताया जा रहा है 100 राउंड फायरिंग हुई है। 100 राउंड फायरिंग। उसके बाद देखिए पुलिस पहुंची है सोनू मोनू के घर पर जाकर पुलिस ने जांच की है। यहीं पर गोलियां भी चली। अब आइए अब आपको बताऊं कि दरअसल हुआ क्या बिहार में। ये बवाल, गोलियां क्यों चली एक दूसरे के बीच।
दरअसल बुधवार को नौरंगा जलालपुर में एक मुठभेड़ हुई। पूर्व विधायक अनंत सिंह पर गोलियां चलाई गई थी, ऐसा दावा है। अनंत सिंह के समर्थकों ने भी जवाबी फायरिंग की, यह भी दावा है। खबर है कि दोनों ओर से 100 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई गई। गोलीबारी के बाद 3 FIR दर्ज हुए, लेकिन गिरफ्तारी आज हुई है। दरअसल अनंत सिंह मुकामा के जलालपुर गांव पहुंचे थे, जहां सोनू मोनू ने प्रमोद कुमार के घर पर ताला लगा दिया था। इन्होंने एक के घर पर ताला लगा दिया। अनंत सिंह ने इनसे कहा कि ताला खोलो, लेकिन मुकेश के घर का ताला खोलने से इन्होंने इनकार कर दिया। सोनू मोनू का कहना है कि प्रमोद उसके 60 लाख रुपए नहीं लौटा रहा, जब तक पैसा नहीं लौटाएगा तब तक ताला नहीं खुलेगा। खबर है कि फरमान की नाफरमानी पर अनंत भड़क गए और जलालपुर पहुंच गए। फिर जलालपुर में अपना जलाल दिखाते हुए भिड़ंत हुई और जमकर गोलियां चलाने लगे। फिर किसी तरह अनंत वहां से निकल पाए, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। आइए अब आपको सुनवाता हूं बिहार के सियासतदानों को, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सरकार पूरी सजगता के साथ कानून का राज स्थापित कर रहा है और छोटी मोटी घटनाओं पर सरकार की निगाहें हैं। गलत करने वाले बचेंगे नहीं। बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। उप मुख्यमंत्री, ऐसा उप मुख्यमंत्री मिला है, बोलता है कि 200 राउंड गोली चलना मामूली बात है। अब क्या मिसाइल भागना बाकी है क्या? तो ये पूरी तरीके से इन लोगों ने बिहार को बर्बाद कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर कर दिया है लोगों। बिहार में कानून अपना काम करता है और कोई भी घटना अगर होती है पुलिस अपना कार्रवाई करती है, कानून अपना काम करता है। यशवी यादव चलनी दूसरे सूप को जिसमें सहस्त्र छेद खुद हो, वो जंगल राज इस आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं महाकुंभ, जहां एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस महामंडलेश्वर बन गई, अभिनेत्री बन गई साध्वी। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बॉलीवुड की एक्ट्रेस रही ममता कुलकर्णी, कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, अब महाकुंभ में पहुंच गई हैं और साध्वी बन गई हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, किन्नर अखाड़े के साथ ये ममता कुलकर्णी को आप देख रहे हैं और ममता कुलकर्णी महाकुंभ में पहुंची हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये गई है संगम में, डुबकी लगाई है ममता ने और उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है जो एक अदाकारा से, एक सामान्य महिला से और साध्वी तक ले जाता है। ममता जी इधर देखिए, ममता जी अखाड़े में आज अगली तस्वीर ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ममता कुलकर्णी महाकुंभ में जिस वक्त साध्वी बन रही है, ये उस वक्त की तस्वीर है। सर्टिफिकेट फॉर ऑल माई टॉप 23 साल तक तो मेरे सामने आ गया, इसलिए मैं बोली। और ये आंसू सिर्फ मेरे गुरु को थैंक्स करने के लिए था, महाकाल और महाकाली को थैंक्स करने के लिए था, और कुछ नहीं। ये आंसू बस वही थे। अच्छा, ज्यादा उसको
अभी मैं क्या हूँ? देखो अंदर से तो मैं सन्यासी हूँ ही, मैंने सब कुछ तो त्याग दिया और क्या कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा एक रहने के लिए जीवन में थोड़ा आपको प्रकृति में होना पड़ेगा, वरना कुछ रहता नहीं रहने के लिए जीवन में। क्या रहेगा? कोई रस ही नहीं मेरे जीवन के अंदर सिवाय ध्यान, भक्ति और इसके। और थोड़ा सा मैं अपने आप को पहन लेती हूँ कपड़े कर, मुझे लगता है मुझे पहनना चाहिए, तो मैं क्यों उसको, हाँ कोई बंद नहीं। अब आपको बताऊं कि ममता कुलकर्णी आखिर कैसे महाकुंभ में पहुंची और क्यों वो साध्वी बनना चाहती हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी अब सन्यासिन बन गई हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जिस वक्त वो प्रयागराज पहुंची, उन्होंने किन्नर अखाड़े में आकर सन्यास की दीक्षा ले ली। दावा है कि वो किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन गई। अब वो यामाई ममता नंदगिरी के नाम से ही जानी जाएंगी। हालांकि अभी उनका पट्टाभिषेक बाकी रह गया है। पट्टाभिषेक महामंडलेश्वर बनने के लिए विशेष प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया में पिंडदान के बाद दोबारा स्नान कराया जाता है और फिर गुरु भभूति कमंडल अपने शिष्या को भेंट करता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही ममता कुलकर्णी। मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को चुना बिकॉज आज शुक्रवार है और सर्वप्रथम आज महाकाली का दिन है और मुझे कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी। मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, बिकॉज वो साक्षात अर्धनारेश्वर के स्वरूप है और इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपाधि हो सकती है कि एक अर्धनारेश्वर के हाथ में मेरा पट्टा अभिषेक हो रहा है। तो महामंडलेश्वर की दीक्षा के लिए कठिन तप और समय लगता है। सबसे पहले दीक्षा लेने वाले को अखाड़े में आवेदन देना होता है। उज्जैन में साल 2015 में किन्नर अखाड़े की स्थापना की गई थी, तभी अभी किन्नर अखाड़े को पूरी तरह से मान्यता प्राप्त नहीं हुई। इसी वजह से वो जूना अखाड़े के अंतर्गत ही काम कर रहा है। आवेदन स्वीकार होता है तो दीक्षा देकर अखाड़े का संत बनाया जाता है और संन्यास काल में अपना जमा सारा धन जनहित के लिए दान देना होता है और इसके बाद फिर नदी किनारे मुंडन और फिर स्नान कराया जाता है। फिर पत्नी बच्चों समेत परिवार का पिंडदान कर विजय हवन होता है और विजय हवन संपन्न होने के बाद फिर गुरु दीक्षा दी जाती है और इसके बाद दूध, घी, शहद, दही, शक्कर से बने पंचामृत से पट्टाभिषेक होता है और फिर इसके बाद अखाड़े की ओर से चादर भेंट की जाती है। जिस अखाड़े का महामंडलेश्वर बना है उसमें उसका प्रवेश होता है। फिर साधु संत और अखाड़े के पदाधिकारियों को भोजन कराना होता है। भोजन कराने के बाद महामंडलेश्वर को दक्षिणा भी देनी होती है। फिर खुद का आश्रम, संस्कृत विद्यालय, ब्राह्मणों को निःशुल्क वेद शिक्षा देनी होती है। यह है इसकी प्रक्रिया। सुनिए लक्ष्मी क्या कह रही है। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। जैसे मैं बात कर रही हूँ उनका पिंडदान का कार्यक्रम हो रहा है और उनके सारे क्रियाक्रम जो महामंडलेश्वर होने के पहले होते हैं वो सारा चीज किया जा रहा है। सबको जो भी सनातन के ध्वज में आएगा हम उसको आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे। तो वो पूर्ण रूप से सनातन में शरणागत होके आई हैं। जो बच्चा हमारा सनातनी है वो सनातन धर्म में आया है, हम किन्नर अखाड़ा उसको अपनाएगा। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है सैफ अली खान से जुड़ी। सैफ पर हमला और उसकी ढेरों थ्योरी हैं। अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। सैफ अली खान फिट होकर निकल आए, उसको लेकर सवाल उठने लगे। सैफ अली एक्टिंग कर रहे थे या रियल में हमला हुआ था, सियासतदान उस पर भी सवाल करने लगे। अगली तस्वीर दिखाऊं, लेकिन अब सवाल हो रहा है आरोपी को लेकर। जो कस्टडी में आरोपी है जिसे पुलिस अलग अलग जगह लेकर जा रही है, यही वो हमलावर है जिसने सैफ पर हमला किया था या हमलावर असली और नकली में कुछ खेल है। अगली तस्वीर देखिए जरा। खुद आज हमलावर का वकील कह रहा है कि जिसे गिरफ्तार किया गया ये वो शख्स नहीं है जो सैफ के घर गया था हमला करने के लिए। देखिए जरा वकील का दावा क्या है अटैकर के। वकील क्या कह रहा है। एक्टर सैफ अली खान पर हमला मामले में ट्विस्ट। आरोपी के वकील ने सनसनीखेज दावा किया है। वकील संदीप शिखाने ने पूरी घटना को
स्क्रिप्ट बताया है कि इसकी स्क्रिप्ट थी। सीसीटीवी से आरोपी की तस्वीर का मिलान नहीं होता है। आरोपी के वकील ने फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की। वकील का दावा है कि आरोपी की नाक की रेखा अलग है, आंख की रेखा, जबड़े की रेखा अलग है। एक निजी लैब की रिपोर्ट होने का दावा किया है। आरोपी के वकील ने जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए। वकील का दावा है कई ऐसे साक्ष्य हैं जो छिपाए गए हैं। सुनिए जरा वकील क्या कह रहा है। पहली बात तो इन्वेस्टिगेशन और क्वेश्चन जो रिलेटेड है एफआईआर और इंसिडेंट से एफआईआर लॉन्च करने तक बहुत सारा डिले हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी कमियां आई हैं जो चार्जशीट में पता चली। लेकिन आपने जिक्र किया था कोर्ट परिसर में कि कोई भी उनके घर का सदस्य सैफ के घायल होने के बाद ना फोन किया 100 पर, ना कोई जानकारी दी। इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि इमीडिएटली उनको फर्स्ट एड रेमेडी दी नहीं गई है। काफ़ी देर के बाद वो खुद हॉस्पिटल गए और उनके घर में सब फैमिली मेम्बर्स होने के बावजूद भी ऐसा हुआ है, तो वो बहुत क्वेश्चनेबल है। फॉरेंसिक रिपोर्ट को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि दोनों की तस्वीर की जब तुलना की जा रही है तो उसमें बहुत सारी भिन्नता पाई जा रही है। बहुत सारी फेस स्ट्रक्चर से, आई से, जॉय लाइन से, स्किन टोन से काफ़ी अलग। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार से खबर है, मैंने आपको बताया था बिहार में नोटों का भंडार मिला है। शिक्षा अधिकारी के घर से ये नोट मिले, जो नोटों की गड्डियां आप देख रहे हैं, पूरी सजी हुई गड्डियां, करोड़ों रुपए कैश बताया जा रहा है जो घर से मिला है, बोरे में मिला है। उसके बाद बाकायदा काउंटिंग मशीन मंगानी पड़ी, जिसके बाद ये गिनती शुरू हुई है। डीईओ के घर पहुंचा था नोट गिनने वाली जो मशीन है, उसे ले जाया जा ये एजेंसी, और उसके बाद यहां गिनती शुरू हुई। तो बिहार के बेतिया में जिला शिक्षा अधिकारी के घर मिली करोड़ों की संपत्ति। आइए सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर गैलेक्सी AI का इस्तेमाल कर नोट असिस्ट से इस खबर को रिकॉर्ड करते हैं और समराइज करते हैं। बिहार विजिलेंस की छापेमारी में पश्चिमी चंपारण के डीईओ के घर 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली और छापे में कीमती गहने और जमीनों के कागजात भी मिले, जिन्हें बेड के नीचे बोरे में छिपा कर रखा गया था। डीईओ के कई रिश्तेदारों के घर पर भी छापे पड़े। डीईओ रजनीकांत पिछले 3 साल से बेतिया में तैनात हैं। तो यह था आपके लिए सरल अंदाज में खबरों की सटीक पेशकश गैलेक्सी AI की मदद से सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 पर। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। शो अगर मिस हो गया है तो आप YouTube पर देख सकते हैं।